अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, अगर इस हफ़्ते की बात करें तो इस हफ़्ते बहुत ही अहम ख़बरें जो कि हमें देखने को मिली, उसमें सबसे अहम चीज़ और पूरी दुनिया की अगर हम मीडिया की बात करें तो गलत नहीं होगा, सबकी नज़रें एक ही दौरे पर थी और वो था सदर ट्रंप का दौरा चीन। ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि हमने देखा कि इस दौरे से पहले भी इसके ऊपर बहुत सी डिस्कशन जो है वो की गई थी और इस दौरे के बाद अभी जो तमाम डिस्कशन हो रही हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की राय जो है वो सामने आ रही हैं। ये दौरा कितना कामयाब रहा, कितना नाकाम रहा, इससे क्या गेन किया, आने वाले दिनों से इस दौरे से क्या कुछ चीज़ें नई जो है वो होने जा रही है, वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि नई सफ़बंदियाँ जो कि इस वक्त ख़ित्ते के अंदर हो रही हैं वो भी हमें नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ख़ित्ते में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के हवाले से नई पॉलिसी जो हमें नज़र आ रही है वो भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर गौर लाएंगे कि अदम जारियत ईरान के खिलाफ और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इस हवाले से मज़ीद क्या चीज़ें होंगी, क्या चेंजेस आएंगे, आज के प्रोग्राम में ज़ेर गौर आएगा। साथ ही साथ यूएई के हवाले से हमने देखा कि अहम जो एक दिफाई पैक्ट जो है वो जो कि इंडिया के साथ हुआ है, मोदी भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में अहम दस्तावेज़ात के ऊपर साइन किया गया। ये पैक्ट कितनी अहमियत का हामिल है और क्या पहले क्योंकि यूएई का जो पैक्ट था यूरोप के साथ वो जिस तरह से कामयाब हुआ नाकाम हुआ उसके ऊपर बात करेंगे और ये पैक्ट कितनी अहमियत का हामिल है और आने वाले दिनों में क्या समरात लेके आएगा इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप के दौरे चीन के बाद अब पुतिन का दौरा चीन जो है वो भी होने जा रहा है। क्योंकि टिल्ट जो है अब चाइना की तरफ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और देखना ये होगा कि क्या अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। साथ ही साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की इस पोजीशन पूरी दुनिया में जिस तरह से चेंज हो रही है उसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो एक ताल्लुकात में हम सर्द महरी देख रहे थे उसमें भी तब्दीली होती हुई हमें नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी एक दिफाई पैक्ट जो है वो होने जा रहा है। इस हवाले से बांग्लादेश की तरफ से कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी खुश आइंद है। इस तमाम तनाज़ुर के ऊपर जो कि बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं और इसी दौरान में हमने देखा कि इस पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो कि मौजूद हैं ईरान के दौरे के ऊपर, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि दौरा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और इस दौरे में क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी और किस तरह की चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। इन तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और बहुत सी चीज़ें इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज़ियाकार हैं। सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके भी कीमती वक्त का। सिद्रा सदुज़ई साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर की, और कुकुब फरशोरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर की, सीनियर तज़ियाकार हैं। आप चारों को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप चारों के कीमती वक्त का। जनरल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस अगर हफ्ते के ऊपर हम नज़र डालें तो हर तरफ हम देख रहे हैं कि जो दौरे हैं वो हो रहे हैं और उन दौरों के असरात, उन दौरों के समरात आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम दौरा चीन की बात करेंगे। जो अमरीकी सदर का दौरा चीन है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? ये मेरे ख्याल से जो चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर जो ब्रेक थ्रू हुआ था वो पाकिस्तान के थ्रू 1971 में निक्सन साहब के ज़माने में, और किसिंजर साहब पहले आए थे, फिर निक्सन साहब गए थे, जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट उस वक्त भी किया था। उसके बाद से मेरे ख्याल में एक अमेरिकी सदर का उसके बाद ये अहम तरीन दौरा है और दौरे को मैं ओवरऑल इस लिहाज से खुशाइन कहूँगा कि ट्रंप साहब ने जब दूसरा दौर में जो सदारत को संभाला है तो उन्होंने सबसे पहले दुनिया में एक टैरिफ वॉर छेड़ दी और किसी पर 50, किसी पर 100, चाइना पर 145% टैरिफ लगा दिया। तो ये एक टैरिफ की जो वॉर थी, इट इज लाइक कोल्ड अटैकिंग लाइक ए कोल्ड वॉर की तरह। और तो और अपना नेबर जो उनका है, हमेशा से उसको लोग एक ही समझते हैं कनाडा अमेरिका को, उनसे उनको नाराजगी हो गई, वो इनसे बागी हो गए और उन पर टैरिफ लगा दिया। बिल्कुल। नेटो को बोला कि मैं आपके खर्चे आइंदा कोई मदद नहीं करूंगा, अपने खर्चे खुद उठाओ, अपना डिफेंस बजट खुद बढ़ाओ, हम आपके जिम्मेदार नहीं है कि हम आपको पैसे खर्च करें। नेटो को नाराज कर दिया। उसके क्या नतीजे निकले?
कनाडा नाराज है, फ्रांस नाराज है, यूरोप नाराज है, नेटो नाराज है। नेटो ने इनके कहने के बावजूद कि मेरे साथ और भी मुल्क शरीक होंगे ईरान की जंग में और बहरी जो लगाएंगे ब्लॉकेड, उसके अंदर भी इनके शिप्स हिस्सा लेंगे, कोई भी नहीं आया और लोगों ने साफ साफ इनकार किया कि मदद नहीं कर सकते आपकी। सो मच सो यूके जो हमेशा उनके पीछे पीछे चलता है, उनकी हर बात मानता है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी 2-3 दफा रिफ्यूज कर दिया। तो एक तो ये बात है। लेकिन इस तनाजुर के अंदर, इस बैकग्राउंड के अंदर जो था, उसके कुछ अर्से बाद फिर ईरान की वॉर भी शुरू हो गई। और अब जो चाइना गए हैं तो वहां जो माहौल था ओवरऑल वो कन्फ्रंटेशन का नहीं था, वो आपस में शिकायत का अमेरिका और चाइना का नहीं था। बिल्कुल। इट वॉज मोर ऑफ कोऑपरेशन, इट वॉज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। इट वॉज मोर, उनकी बातों से पता चलता था कि वो अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं और चाइना से मदद चाहते हैं कि चाइना उनकी जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है अमेरिका की, सोयाबीन दूसरी, उनके किसान नहीं तो मर जाते अगर उनकी चीजें ना खरीदी जाए अमेरिका की, तो इकोनॉमी में बैठती है उनकी। वो उन्होंने चाइना को राजी कर रहे थे कि आप वो हमसे खरीदें और हमसे आप जो है ये बोइंग खरीदें। और फिर चिप्स के बारे में फैसला हुआ, 200 बोइंग के बारे में फैसला हुआ। और अपने साथ ज्यादा डिप्लोमेट या ब्यूरोक्रेट लेकर नहीं गए थे, वो सारे के सारे बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को, उनको लेकर गए थे। और रेयर अर्थ जो है, तो रेयर अर्थ जो चाइना के पास है, और चाइना ने थ्रेट किया था कि अगर आप हम पर टैरिफ बढ़ाते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं तो फिर हम जो है हम आपको रेयर अर्थ नहीं देंगे, मटेरियल नहीं देंगे जिससे आप चिप्स बनाते हैं और बाकी वो इस्तेमाल होता है आपके मोबाइल फोन में भी और डिफेंस की उसके इक्विपमेंट में भी। दूसरी बात ये, अगर आपने 2 साल पहले सुना हो तो अमेरिका ने एक घेरा डालने की कोशिश की थी चाइना के गिर्द, जिसमें क्वाड का आपने नाम सुना होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, शायद अमेरिका था, और सबसे कहा था बेड़े करो ताकि चाइना को हम जो है घेराव करें और वो निकलने ना पाए। इस तरह का लंबी स्ट्रेटेजी बना रहे थे। ऑल हैज चेंज। कोई क्वाड का जिक्र नहीं आया, ना उसका जिक्र आया कि ये कन्फ्रंटेशन का, तो कोऑपरेशन का जिक्र आया। इस लिहाज से मैं इसको खुशाइन कहूंगा। दूसरों ने मदद मांगी कि आप ईरान को ऊपर दबाव डालें, चाइना से मदद मांगी ताकि वहां पर जो है ना ये मसला हुर्मुज़ का हल हो। तो वो तो चाइना खुद चाहता है कि 50% उसकी एनर्जी वहां से आती है ईरान से और उस इलाके से। लेकिन जनरल साहब वो तो उन्होंने दौरे के दौरान ही जो ईरान है उन्होंने आपने हुर्मुज़ को चाइना के लिए खोल दिया, आमदोरफ्त जो है वो तो बहाल हो गई है। चाइना के लिए खोल दिया, लेकिन तमाम दुनिया के लिए खोलना जरूरी है ना। तो चाइना के लिए तो खोल दिया, लेकिन तमाम दुनिया के लिए बाकी तो है ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान, सारे मुल्क, इंडिया, सारे अफेक्टेड है हम, तो सबके लिए खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बात करो, एक पेशरफ तो हुई, तुमने एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल ईरान ने चाइना के जहाज छोड़ दिए, लेकिन वो चाहते हैं कि अपना हुर्मुज़ खुल जाए। उसके लिए कुछ अमेरिका को भी अपनी जो है अपना कंसेशन देने पड़ेंगे। सबसे पहले एक सबसे अच्छा स्टेप ये होगा, जिससे बहुत माहौल बेहतर हो जाएगा, कि नेवल ब्लॉकेड को फैसला कर दे कि हम नेवल ब्लॉकेड आज से खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। जब ये करेगा तो हमें उम्मीद है कि लोग दबाव डालेंगे या ईरान खुद ही कहेगा हम अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक बात, इससे दुनिया सुख का सांस लेगी। लेकिन ईरान क्या चाहता है कि आपने हमारे मुल्क पर एक इलीगल, बगैर किसी वजह के हमला कर दिया, और चंद साल के बाद अब जो है हम पे हमला कर देते हैं, 2-3 साल के बाद, पिछले साल किया, और आपने हमारे जब नेगोशिएशन चल रहे थे जब कर दिया। कभी इजराइल से हम पे चढ़ाई करा देते हैं, कभी हमारे साइंटिस्ट मारते हैं, कभी हमारे लीडर मारते हैं। ऐसा ही है। तो ये क्या तरीका है? हमें गारंटी दे आपके, आप हम पे आइंदा इस तरह का इलीगल गैर जरूरी अटैक नहीं करेंगे। तो ये गारंटी भी चाहते हैं। प्लस वो ये कहते हैं कि हम टॉल लगाएंगे जो जहाज यहाँ से गुजरेंगे। अमेरिका और दुनिया कहती है, यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि ये आबी गुजरगाह है जिसकी चौड़ाई ऐसी है कि उस पर ईरान का कंट्रोल 100% नहीं माना जा सकता, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल जो है वो आपका टेरिटोरियल वाटर है, आप बाकी इंटरनेशनल वाटर है, तो वो बीच में रास्ता खुला है, हो सकता है
तो इसलिए वो कहते हो, वो चाहता है कि जी आपने मेरा बहुत नुकसान किया हमारे मुल्क में जो है वो पूरा करने के लिए मैं हर जो जहाज गुजरेगा उसे $2 मिलियन लूंगा टोल टैक्स। बिल्कुल। वो कहते हैं टोल, चाइना भी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं अच्छा देंगे, आप ये करें कि हमारे जो एसेट आपके पास फ्रोजन है, डॉलर अकाउंट हमारे मुख्तलिफ जगहों पर अमेरिका उनको में, अनफ्रीज कर दें, उनको अब अनफ्रीज कर दें। नंबर एक। नंबर दो, 47 साल से सेंटर लगाई हुई है कि तेल नहीं बेच सकते, किसको तेल बेचेंगे तो चाइना की रिफाइनरी को भी बोल रहे हैं कि ये रिफाइनरी बंद करो, इसमें ईरानी तेल क्यों आ रहा है, और पाकिस्तान की पाइपलाइन नहीं बनने पा रही इतने साल से। बिल्कुल। और सर तो जनरल साहब, ये जो पाइपलाइन वाला मामला है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो यूएई ने भारत के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, साथ ही साथ उन्होंने नई पाइपलाइन के हवाले से भी जो एक तजवीज़ सामने आई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। कोकब साहब भी हमारे साथ मौजूद है, फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं। कोकब साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अभी जो सारी सूरत हाल हुई है, डेफिनेटली एक तो आपका अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आप इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं, और दूसरा जैसे जनरल साहब ने कहा कि अब इसके ऊपर ईरान की हवाले से कोई रिलैक्सेशन अगर होगी तो डेफिनेटली आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, क्योंकि अब हमने देखा कि कल की अगर हम सूरत हाल देखें तो अब्बास अरागची ने खुद ये कहा कि अगर रूस के हवाले से जो उन्होंने यूरेनियम की हवाले से बात की है तो डेफिनेटली हम उसको तस्दीक करते हैं, और इस हवाले से अमेरिका से बात होगी। सो लग ये रहा है कि शायद अब भी वो भी इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। सो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ईरान खुद भी इस मसले का फौरी हल चाहता है। ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है और मजीद हो रहा है। आईएमएफ के मुताबिक उनकी मईशत आवाज नहीं आ रही हमें। कोकब साहब की आवाज जो है वो जनरल साहब तक नहीं जा रही। जी सर वो टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करें। मैं गुजारिश कर रहा था कि यकीनी तौर पर ईरान खुद भी ये चाह रहा है कि ये इसका फौरी तौर पर कोई तस्फिया हो, कोई हल निकले, क्योंकि खुद ईरान को बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस वक्त जो उन्होंने पोजीशन ली है वो इसलिए उन्होंने ली है कि उनकी बका का मसला है। उनको इस बात का खदशा है कि जिस तरह से उन पर हमले किए जाते हैं और जिस तरह से उनको पूरी तरह से चोक कर दिया गया माशी तौर पर गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से ज्यादा अरसे से, तो ये उनकी बका के लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन ले कि आने वाले बरसों में ये सूरत हाल इसका इयादा ना हो सके। अब उसके लिए जो उन्होंने पोजीशन ली है, अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि कार्ड्स उनके हाथ में है, लेकिन जाहिर ये तादेर नहीं रह सकती। तादेर दुनिया इस तरह से ब्लॉक नहीं रह सकती। सदर ट्रंप का दौरा आपने कहा यकीनी तौर पर इस लिहाज से खुशाइंद है कि देखिए दुनिया को आदत पड़ गई थी 2 सुपर पावर्स के दरमियान मखासमत देखने की, एक दूसरे के खिलाफ वो सफारा रहते थे हर वक्त। मसलन ये कि अगर वियतनाम में अमेरिका फंसा तो उस वक्त का जो सोवियत यूनियन था उसने उसे कमजोर करने की कोशिश की, फिर अफगानिस्तान में जब रूस फंसा तो जाहिर अमेरिका ने की। इस वक्त चूंकि अमेरिका और चीन के जो माशी जो मफादात एक दूसरे से इस हद तक बाहम मुंसलिक हैं कि वो ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो इस तरह की मखासमत को अपनाएं, इस तरह का रास्ता अपनाएं, और इसीलिए ये खुशाइंद है सदर ट्रंप का दौरा चीन। और इसमें जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी उससे ये बिल्कुल नजर नहीं आया कि 2 एडवर्सरीज मिल रहे हों। वो इस तरह से मिल रहे थे कि जैसे दोनों के मुफादात एक दूसरे से मुश्तरक हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए पाकिस्तान बहुत काविशें कर रहा है, पाकिस्तान एक सालिस का किरदार यकीनी तौर पर बहुत बखूबी निभा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जामिन नहीं बन सकता। अगर कोई जामिन बन सकता है तो वो चाइना है। चाइना का इतना असर रसूख है। चाइना अगर कोई जमानतें दरकार होंगी, कोई गारंटीज चाहिए होंगी, तो चाइना जाहिर है उसमें एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और चाइना का अपना भी मफाद इसमें है कि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो। उनकी तवानाई की जरूरियात अबनाए हुर्मुज़ पर बहुत हद तक मौकूफ है, तो इसलिए चाइना इसमें एक स्टेक होल्डर भी है। चाइना रशिया उतना बड़ा स्टेक होल्डर इस मामले में नहीं है जितना बड़ा चाइना है। चाइना बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और अमेरिका को भी इस बात का इल्म है कि उनका एक तरह से असर रसूख भी है ईरान पर। तो इसलिए चाइना का जो सदर का दौरा है ये इस लिहाज से अहम है। देखिए इसमें कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, हम ये तो नहीं कह सकते कि जी ये कोई बहुत तारीखी दौरा है कि इसमें कोई एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू निकल आया, अब इससे सारे रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन कम से कम इतनी हाइट पे, जबकि
दोनों ममालिक के दरमियान लोग ये समझ रहे थे कि बहुत ज्यादा टेंशंस हैं। इस दौरे ने उस बर्फ को पिघलाया है, उस तासर को जाहिर किया है। लेकिन कि सर हमने देखा एक कुकब दूसरे साहब, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, जो इस दफ़ा क्योंकि हालात ऐसे कुछ चेंज थे कि हमें लग रहा था कि जो चाइनीज सदर हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस था वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ट्रम्प के सामने बैठे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी ट्रम्प के सामने कोई भी सदर बैठता है वो जिस तरह तज़हीक के साथ या जिस तरह से उसे डिग्रेड किया जाता है और जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आज का चाइना 10 बरस 15 बरस पहले का चाइना नहीं है। एक सबब तो उसका ये है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, वो वाली बात है कि इस वक्त उनकी जो माशी पोजीशन है वो बहुत मुस्तहकम है। तो वो जाहिर है जब आप मुस्तहकम होते हैं तो वो ट्रांसलेट होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, वो डेमोन्स्ट्रेट होता है, वो नजर आता है, आया होता है। वो एक सबब तो ये। दूसरा ये कि इस वक्त इसमें कोई शुबा नहीं है कि अमेरिका ईरान वाले मामले में वो एक तरह से मखमसे का शिकार है। उसे नहीं समझ आ रहा कि उसने एक चीज जिस तरह से शुरू कर असल दी इशू ये है कि वो कंफ्यूज हैं और उस कंफ्यूजन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। सर आपकी तरफ भी आऊँगी, हमारे साथ सजाद बुखारी साहब भी मौजूद है। सजाद साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सर इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जनरल साहब ने भी कहा कि ये जो दौरा है काफ़ी खुश आइंद हमें नज़र आया और कोकब साहब का भी यही कहना है कि ये दौरा काफ़ी खुश आइंद था, क्योंकि इससे पहले काफ़ी इस हवाले से चहमगोइयाँ की जा रही थी कि शायद उस तरह के हालात ना हो। अब जो ट्रंप है उन्होंने भी ये कहा कि अजीम जो तिजारती मुआहदे हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं वो इसमें हो चुके हैं, तो हम काफ़ी पुरुमीद हैं। अब सर क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस दौरे को किस तनाजुर में हम देख रहे हैं और स्पेशली ईरान के हवाले से आपको क्या लगता है कि वाकई अब हम ये कह सकते हैं कि मज़ीद मामलात रिलैक्स होंगे और जिस तरह से ईरान ने जो है वो चाइना के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल दिया, ऐसे ही बाकी ममालिक के लिए भी कोई रिलैक्सेशन की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया आपका फायजा। और जनरल साहब की मौजूदगी में और कोकब साहब की मौजूदगी में मेरे जैसा तालिब इल्म जो है वो क्या कहेगा, क्या जो मेरा तज्जिया होगा। जनरल साहब ने जो मनसब संभाले हैं, जो उनका एक एक्सपीरियंस है, फिर कोकब साहब ने तमाम अहातों को और तमाम पहलुओं को, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही पहलू बचा है जिस पे मैं बात यहाँ पे करूंगा कि इस दौरे का इम्पैक्ट क्या होगा। इस दौरे का इम्पैक्ट क्या जेस्चर था चाइना में और बैनुल अक़वामी सतह पे जो अमरीकी सदर, उसकी पर्सनैलिटी, और फिर जब उनका इस्तकबाल हुआ, उस इस्तकबाल के बाद ही आपने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम और इवन के बीबीसी पे भी एक रिपोर्ट मैंने देखी बड़ी हैरान कुन कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सदर शी जो हैं उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप का। ये बात मीडिया में बहुत ज्यादा हुई और उन्होंने एक बड़े वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि अब ये बड़ा देरीना और ये बड़े माजी की बातें हो गई हैं, सुपर पावर और ये तो चाइना जो है उसको आपने रिकग्नाइज करना है और चाइना भी कुछ है। तो चाइना ने बताया कि मैं सिर्फ P5 का एक परमानेंट मेंबर ही नहीं हूँ, बल्कि मैं एक पूरी दुनिया की बड़ी माशी ताकत हूँ और ममासलत हमारे साथ दुनिया इसलिए नहीं कर सकती कि हम जंगों के कायल नहीं है, हम बजोर शमशीर और बजोर ताकत जो है वो अपने अहदाफ हासिल नहीं करते, बल्कि हम कॉरिडोर्स के जरिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो है वो हम अपना काम करते हैं और हम अपने दुश्मन को जो है वो माशी नुकसान पहुंचाते हैं। तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना इस वक्त ईरान पे काफी हद तक डिपेंड करता है। और जहां तक बात रूस की रही, तो रूस तो है, उसके पास अपने बहुत सारे ज़खायर भी मौजूद हैं और फिर उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उसके लिए, उसमें बड़ा पोटेंशियल है, उसमें बड़ी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये आप ये समझ लें कि उसके लिए आज भी रूस जो है उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी जो जोग्राफियाई हदूद है या उसकी जो तस्वीराती जो लोकेशन है वो बड़ा मैटर करती है। अब जो दीगर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और खासतौर पर चाइना की जहां तक बात की जा रही है, फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो मसला है, ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला नो डाउट कि ये पूरी दुनिया के लिए। हाँ। मैंने आपको मुतादिद बार पहले भी कहा कि ईरान ने प्लान ए प्लान बी इकट्ठा लॉन्च किया, जो एक मिस कैलकुलेशन थी यूएस के जानिब से कि शायद ये स्टेप ना ले, फौरी फिलफौर ना ले। तो उन्होंने पैरेलल जो है सबसे पहले इन्हें कमजोर किया, जो कि मिडिल ईस्ट में इनके अड्डे थे उन पे हमला करना शुरू किया। साथ में उन्होंने जो हमारे पड़ोसियों की फादरलैंड है उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने तल अवीव, हैफा और बड़े स्पेसिफिक टारगेट्स जो थे उन्होंने बहुत, हालांकि गो के बहुत कम वहां पे उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की, ज्यादा उन्होंने मिडिल ईस्ट में की। तो ईरान जो है, अगर आप उसको ओवरऑल मीडिया में परसेप्शन देखें
तो इस वक्त आपको ये नजर आएगा कि शायद अमेरिका ने मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का खत्म कर दिया है, उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भी खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। रियलिटी ये है कि ईरान ने शिराजा बिखेर दिया है। आप यूरोपीय यूनियन को देखें आज कहां खड़ा है, नेटो आज कहां खड़ा है। अमेरिकी सदर मिन्नतें तरले करते रहे, बरतानिया की मिन्नतें तरले करते रहे, उल्टा उन्होंने एक जो है वो वज़ीर खारजा के लेवल पर भी एक समिट तलब कर लिया, और जो सदूर है उनके तहत भी उन्होंने एक समिट तलब किया, और उसका ज्वाइंट डिक्लेरेशन देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि वो कहते हैं कि हम अपना दिफा भी खुद करेंगे और हम अपने मामलात को भी खुद देखेंगे। तो अमेरिका को जो सिफारती तन्हाई है उसको यहाँ पे जिक्र करना, क्योंकि साहब ने आपको एक इशारा दिया था, उन्होंने आपको क्वाड का मुख्तलिफ फॉर्मेशंस है, ऑकस है, क्वाड है, आप ब्रिक्स देख लें। तो मफादात जहां पे इकट्ठे होंगे, इज्तिमाई मफादात होंगे, जहां पे P5 के 2 परमानेंट मेंबर्स हैं रूस, उसके साथ जिन जिन के जुड़े हुए इज्तिमाई मफादात है, इंक्लूडिंग ईरान एंड चाइना एंड पाकिस्तान आल्सो एंड लैंडलॉक कंट्रीज, तो वो वहां से भी वो चाहेंगे कि किसी सूरत में ये जो हेजमोनिक डिजाइन है या ये जो इजराइल की तोसी पसंदाना सोच है कि ग्रेटर इजराइल की, तो ये तो अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल नहीं है, ये तो रूस के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। तो मैं समझता हूँ ईरान के साथ इस वक्त जो है वो एथिकली आप देखें, मॉरली देखें या डिप्लोमेटिक लेवल पर देखें, तो आपके P5 के 2 परमानेंट मेंबर्स की जहां यूएन में इनको सपोर्ट ईरान को हासिल है, फिजिकली मैं बहुत माइनर सा एक टच दूंगा कि फिजिकली, लेकिन मैं ये समझती हूँ कम्युनिकेशन एक्सेस एंड सैटेलाइट एक्सेस जो है वो ईरान को हासिल है, और बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीजें जो है ये पूरी दुनिया के सामने आई हैं। तो अपने तशख्खुस को बहाल करने के लिए एक जेस्चर दिया गया कि जी डोनाल्ड ट्रंप चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो तिजारत करना चाहते हैं, और सदर शी ने भी बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, उन्होंने कहा हम हरीफ नहीं हलीफ बन के रह सकते हैं। ठीक है, हम आपकी तरफ पे आएंगे, जनरल साहब आपकी तरफ में आती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, और इसी को क्योंकि इसी के साथ अगर हम लिंक करें कि इस खत्ते के अंदर जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं काफ़ी ज़ेर गौर हैं, और उसमें अगर हम देखें यूएई का और जो मोदी का, जो इंडिया का, भारत का एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, अगर हम इसको ये कहें कि मींस के यूएई का जो डिफेंस पैक्ट है वो इजराइल के साथ हुआ है तो शायद गलती हो गई, इसको आप जो है इसके ऊपर बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। सर, इस डिफेंस पैक्ट को आप किस नज़र से देख रहे हैं, और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है यूएई के हवाले से हम देख रहे हैं कि वो जो एक नया पाइपलाइन जो है वो बनाने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे हो रहे हैं, इससे पहले भी उसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन वो जो है उस तरह से उसके ऊपर काम नहीं हो सका जिस तरह से अभी वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सर, इस तमाम तनाजुर को कैसे आप देख रहे हैं? या देखिए, इस खत्ते में आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा रहे हैं। बिल्कुल। और अरब आजम जो है वो हमेशा से जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसमें चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है सऊदी अरब को और ईरान की आपस की जो शिकायतें एक दूसरे के खिलाफ थी उसको ठीक करके उसको करने में। अब एक तो तरफ तो सऊदी अरब है और ये गल्फ स्टेट्स हैं, ये साथ साथ है सब ये, और इन सब ने अमेरिकन अम्ब्रेला जो है वो उनके साथ पैक्ट किया हुआ था कि अमेरिका की जो डिफेंस छतरी है वो हमको प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट ईरान और एनीबॉडी अदर एल्स, लेकिन वो जो अम्ब्रेला था वो यहाँ फेल हो गया, वो हवा में हो गया। ये जो छह ममालिक थे जिनका ख्याल था कि अमेरिकन बेसेस यहाँ होंगी तो किसी को हिम्मत नहीं होगी अमेरिका के खिलाफ टक्कर लेने की, ने उस पर ईरान ने उनको काफी नुकसान पहुंचा दिया। सऊदी अरब की जो बेस थी अमेरिका की उस पर भी हमला हुआ। बिल्कुल। तो एक तरफ तो जो है एक सऊदी अरब है वो इस वक्त जो है वो चाहता है कि तुर्किया, पाकिस्तान, हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ उनके साथ, वो चाहते हैं तुर्की वगैरह भी शामिल हो जाएं, और एक हम जो है ऑल्टरनेटिव छतरी जो है ना हम ऑफर करें गल्फ कंट्रीज को या दूसरे कंट्रीज को, ताकि वो अमेरिका से पीछे हट जाएं और देख लें कि अमेरिका की वजह से फायदा नहीं पहुंचे। ईरान बोलते हैं कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं कि आप हमारे अगर इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेंगे तो हम आपके हलीफ बनेंगे और हम इस इलाके में अमन कायम करेंगे। लेकिन इसमें यूएई जो है वो अब क्लियरली ये सामने आ गया है कि उसके
इसराइल से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, और इसराइल के साथ जो पैक्ट है, इंडिया भी ईरान वॉर से एक दो दिन पहले वहां गया और इसराइल के साथ साइड किया उसने। इसराइल की बहुत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है इंडिया से। तो एक ये उभर रहा है कि इसराइल है और और साथ में इंडिया है, वो भी बोलते हैं हम भी आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं गल्फ कंट्रीज को। तो एक तीसरी छतरी ये भी है। तो ये खित्ता तब्दील जरूर होगा, पहले की तरह नहीं रहेगा। और ये देखिए कि अभी ये क्या क्रिस्टलाइज होता है मेरे ख्याल में, लेकिन सर्टेनली इसमें तब्दीलियां जरूर रहेंगी। ये हम सोच रहे हैं कि जो जितना तेल बेचता है यूएई बहुत ज्यादा, और सारे इनके पास पेट्रो डॉलर्स हैं, कुवैत के पास, सबके पास, वो सब अमेरिका चले जाते हैं, तो वहीं पर इन्वेस्ट होते हैं, जिससे अमेरिका को बेइंतहा फायदा है। वो इनको छोड़ना नहीं चाहेगा, हरगिज इनको रखेगा अपने साथ। लेकिन वो भी सोचेंगे कि भाई अमेरिका को रखने का फायदा है कि फिर ईरान जो है वो इस बहाने से कि वो अमेरिकन बेस पे हमला करे, हमारे गल्फ कंट्रीज पे हमला हो जाएगा। तो ये सारी बातें सोचने की है। एक बात और है कि अमेरिका जो ना दुनिया का इस वक्त मखरूज तरीन मुल्क है। अब लड़ाई जो लड़ी है अमेरिका में, कि सारे लोग कहते हैं वो बड़े अनपॉपुलर है, ये डिसीजन इलीगल वॉर जो ईरान पर ठूसी गई है, और वो कहते हैं $29 बिलियन, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खर्चा आया है। तो इस सूरत हाल में तो मतलब कि ये है कि अमेरिका बेसिकली इज ए डिक्लाइनिंग पावर। आस्ता आस्ता जो है हालात पैदा दुनिया के हो रहे हैं, आपने देख लिया जिस तरह कहा आपने। वो आगे चलकर आधे रास्ते में ग्रेट हॉल में रिसीव नहीं किया उन्होंने, वो खड़े रहे अपना स्टीफन साहब, क्या हो तुम वॉक करके आओ मेरे पास। बिल्कुल ऐसे ही हुआ सर। ये है मतलब कि तो अमेरिका और चाइना इज ए राइजिंग पावर, मिलिटरीली भी राइजिंग पावर है, और कहते हैं 1-2 साल में जीडीपी के लिहाज से वो अमेरिका को पीछे छोड़ दे। बिल्कुल बजा फरमाया आपने सर कि हर लिहाज से हम देख रहे हैं कि चाइना जिस तरह से अपने आप को एम्पावर कर रहा है वो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो इस खत्ते की सूरत हाल है, जिसमें बिलखुसूस अगर हम भारत की पोजीशन को देखें कि जो अपना डिफेंस नहीं कर सकता उसके साथ डिफेंस पैक्ट जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। कोकब साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी और इस पर आप रोशनी डालिएगा। एक तो ब्रिक्स का जो इजलास हुआ, उसको अगर हम ये कहें कि नाकाम तरीन इजलास था, या फिर उसकी सदारत जो है वो शायद भारत में इस वक्त वो हो रहा था, ये इसकी सबसे बड़ी वजह थी। क्योंकि भारत की अभी जो पोजीशन पाकिस्तान ने कर दी है, तो अब भारत जो है वो इस नहज पे पहुंच चुका है कि वो कुछ भी चीज़ अगर करता है कंडक्ट, तो उसमें उसको नाकामी का सामना है। सर उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ईरान ने जिस तरह से बात की है, यूएई के खिलाफ बात की है, फिर भारत के खिलाफ बात की है, जिससे खुल के मुखालफत की है, वो भी हमारे सामने मौजूद है। और सर उसमें हमने ये देखा कि जो तमाम तर वज़राए ख़ारजा थे उनकी तरफ से कोई ख़ास इस जो इजलास है इसको सक्सेसफुल कंसीडर नहीं किया गया। उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की राय जो है वो में आ रही है, जो एलामिये जारी हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, वो भी डेफिनेटली आपने उस पर देखा होगा। सो सर इस तमाम तर तनाजुर के ऊपर यूएई के किरदार को और यूएई की इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, और आगे चलकर इन किन खदशात को आप देख रहे हैं कि उनको फेस करना पड़ेगा, और ये जो पैक्ट है ये उसके लिए मज़ीद तनज़्ज़ुली का बायस बनेगा? क्योंकि यूएई ने ऑलरेडी ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो उसको आज दुनिया के सामने वो एम्बैरस हो रहा है। सो इस एम्बैरसमेंट को कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, आपने इंडिया से बात शुरू की थी, हो सकता है मेरी बात सुनकर ऐसा लगे कि चूंकि मेरा ओरिजिन पाकिस्तान का इसलिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये मैं बिल्कुल गैर जानिबदार होकर कह रहा हूं कि इंडिया इज ए लूजर। ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, इसमें इंडिया एक बहुत बड़े लूजर के तौर पर इमर्ज हुआ है। इंडिया का एक इमेज था वो ये कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस वक्त भी वो दोनों ब्लॉक्स का हिस्सा थे, और बहुत ज्यादा अभी भी आप देखें कि वो ब्रिक्स में भी है, क्वाड में भी है, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात, दूसरी तरफ भी ठीक। लेकिन इस मामले में इंडिया बहुत बुरी तरह से, दूसरा जो बहुत बड़ा लूजर है वो यूएई है। देखिए यूएई का अपना एक तशख्खुस था, वो माशी तौर पर, फिर उन्होंने अपने यहाँ सयाहत को फरोग दिया, फिर उन्होंने अपने यहाँ सरमायाकारी को फरोग दिया, उस लिहाज से वो ठीक ठाक चल रहे थे। उन्हें पता नहीं क्या सूझी कि वो पूरी तरह से इजराइल की तरफ लीन करके, और उन्होंने अजीब व गरीब मामला खत्ते में शुरू कर दिए। आप देखिए सूडान में उनका अमल दखल शुरू हो गया, आप देखिए यमन में उनका अमल दखल शुरू हो गया, आप देखिए सऊदी अरब जो कि एक तरह से उनका पेट्रन था, पाकिस्तान ने कितनी मदद की यूएई की। आज जो यूएई जिस जगह खड़ा हुआ है, ठीक है, अगेन हो सकता है कि हमारा पाकिस्तानी ओरिजिन हमसे कुछ थोड़ी सी बायस आ जाए इसमें, लेकिन हकीकत है कि चाहे वो उनकी एयरलाइन हो, उनकी बैंकिंग उनका सेक्टर हो, इवन उनकी क्रिकेट हो,
किसने उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया? बिल्कुल। पता नहीं उनको क्या सूझी, वो किस तरफ जाके अच्छा फिर पूरी तरह से इंडिया के ज़ेर असर हो गए। इस वक्त अब उनके मामला बहुत खराब हो गए। दूसरी तरफ आपने जो दिफाई मुआहदों की बात की, मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया को क्या सूझी है, अभी भी आप सीख नहीं रहे चाइना से। इस सब दुनिया में दिफाई मुआहदों की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इंडिया कोई अमेरिका से बड़ी दिफाई कुव्वत या फौजी कुव्वत तो नहीं है ना। जब ईरान को अमेरिका की छतरी बाज नहीं रख सकी उन मुमालिक पर हमला करने में जिनको अमेरिका की छतरी मयसर थी, तो इंडिया की छतरी क्या कर लेगी भाई? अच्छा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा था ना, लेकिन जब ईरान को एहसास हुआ कि उसके बका की जंग है, हालांकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, ईरान का दोस्त भी है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लिया बहरहाल ईरान ने सऊदी अरब पे हमले करके, क्योंकि उनको लग रहा था कि वहां से अमेरिकन बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, चाइना सुपर पावर बनने के बावजूद, इतनी बड़ी माशी कुव्वत बनने के बावजूद, अभी भी अगर वो जब वो चाहते, जब उनका जो हांगकांग से जो अग्रीमेंट था यूके का, ग्रेट ब्रिटेन का, उन्होंने कोई उसमें वो नहीं किया, इंतजार करते रहे। वो जब वो खत्म हुआ तो उनके पास आया। अभी भी चाइना चाहे तो कौन से ऐसा खिता है जिस पे जाके कब्जा, लेकिन वो नॉन एग्रेशन, अगर इस वक्त दुनिया को जरूरत है तो नॉन एग्रेशन पैक्ट की जरूरत है। दिफाई मुआहदों की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। इट्स ल्यूडिक्रस, मेरी नजर में ये कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त दुनिया को वो तर्ज अमल अपनाना चाहिए जो कि चीन अपना रहा है कि आप दिफाई मुआहदे करें, आप नॉन एग्रेशन पैक्ट करें कि कोई किसी के खिलाफ जारियत नहीं करेगा, और दिफाई मुआहदों की जगह माशी मुआहदे करें। देखिए, जब आपके माशी मफादात मुश्तरक होंगे तो फिर आप एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अब ये इस चीज की जरूरत है। जाहिर है और भी बहुत सारे इसमें पहलू है, लेकिन दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं शो में, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ठीक है सर। सजाद साहब, आपकी तरफ पे मैं आऊँगी और इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर वक्फा लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। और ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इस वक्त ईरान के हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं ख़ित्ते के अंदर। ईरान के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो हुई है, वो यूएई ने अब जो है वो इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन किया है। यानी कि अगर हम इसको इसराइल के साथ डिफेंस पैक्ट कहें तो वो गलत नहीं होगा इस हवाले से, क्योंकि हमने ये देखा कि जंग के दौरान भी नेतन्याहू ने एक दौरा किया था यूएई का, लेकिन इस हवाले से इसराइल की जानिब से तो इसकी तस्दीक की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दौरा हुआ था ड्यूरिंग दी वॉर, लेकिन अब जो यूएई की जानिब से इसको किसी भी तरह से इसके ऊपर बात नहीं की जा रही और ना इस दौरे के हवाले से कोई भी तस्दीक की जा रही है। सो इसको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और इसके ऊपर जो है वो जनरल साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त तज़िया दिया और कोकब साहब ने भी। सो सजाद साहब, आपकी तरफ में आऊँगी और आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि भारत की पोजीशन को हम देख रहे हैं, जो मुल्क जो कि अपना जो डिफेंस है उसके ऊपर काम नहीं कर सकता, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता, सिवाय इसके कि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने मीडिया के ज़रिए, अपने मूवीज़ के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ खुद को इनकरेज कर रहा है, ख़ुद को किसी न किसी तरह से दुनिया के सामने ये बता रहा है कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, हमारे भी जो एक हिस्ट्री है वो चल रही है। लेकिन इस सूरत हाल के होते हुए भी यूएई का इतना बड़ा पैक्ट साइन कर लेना, क्या कहेंगे? देखिए, अभी बात हो रही थी और कोकब साहब ने आपको कहा कि पता नहीं यूएई को क्या सूझी कि वो बिल्कुल दुरुस्त और राइट ट्रैक पे था कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा था। और आप देखिए कि उसने अपने एग्रीकल्चर पर बड़ा अच्छा काम शुरू कर दिया था, इवन के वो एक ग्रीन इनिशिएटिव की बात की जा रही थी। ओवरऑल बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी, सरमायाकारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। 60 से कुछ 70 करोड़ डॉलर के दरमियान जो थी वो इनकी सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री जो थी वो चल रही थी। फिर एयरलाइंस को आप देख लें, बड़ा अच्छा, एमिरेट्स की बात करें, दीगर एयरलाइंस की बात करें तो बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था। लेकिन अचानक क्या सूझी? अब क्या किस तरह से आप देखें कि यूएई जो है उसके गलत फैसले, क्योंकि हमारी सिफारतकारी है, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हम हमेशा चाहते हैं कि वो फले फूले, वहां पे तरक्की हो, पाकिस्तान के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, कायम रहेंगे और इंशाल्लाह उसको कोई भी नहीं खत्म कर सकता। लेकिन गलतियां जो होती हैं या जब डाउनफॉल शुरू होता है, जब जवाल शुरू होता है,
तो वो ये कुछ मुहर्रिकात होते हैं उसके, और कुछ अपने अमल होते हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा। अब वो डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है किसके साथ? मदरलैंड के साथ। एक तरफ है फादरलैंड, जिसकी वजह से दीगर कुछ खलीजी ममालिक के और ईरान के भी तहफुजात हैं जो ईरान के सामने आए खुलकर। फादरलैंड जो है वो ऑलरेडी पहले से जो है उसके बारे में हम भी कहते हैं, कुछ हुआ है यूएई की जानिब से भी लॉजिस्टिक एक्सेस दी, क्या हुआ हमारी जब भारत के साथ जंग हुई, हमारे भी गिले शिकवे हैं, डेफिनेटली रहेंगे। उसकी वजूहात भी हैं, ड्रोन्स का मामला आया, बीच में बड़ी इंकिशाफात भी हुए, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जो गलती यूएई की थी इसको क्या सूझी, जिस तरह कोकब साहब ने कहा कि ये सब कुछ होने के बाद, फिर आप जरा सोचें कि एक तरफ यूएई जिसका ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ, इवन कि आपको पता होगा कि उसका अबू धाबी के साथ भी इशू चलता है, वो बड़े मामलात हैं उनके, बड़े कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं। हाँ। तो उधर से पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट होता है सऊदी अरेबिया के साथ, यानी पाकिस्तान फिजिकली वहां मौजूद है, ठीक है। तो सोचें आपको कि फादरलैंड को कितनी परेशानी होगी। बिल्कुल। अब मदरलैंड ने कहा कि मेरे पास ऑप्शन है, तो मदरलैंड ने उसको एक्सरसाइज किया। हाँ। उन्होंने कहा कि हम आपका डिफेंस पैक्ट, हम आपकी मदद करेंगे। अब सुने कि इनका दिफा कौन कर रहे हैं। अब इनका दिफा वो कर रहा है जहां दूसरी तरफ एक दिफा में बैठा हुआ जो कि हरीमैन शरीफैन और खास तौर पर उस नापाक रियासत जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जिसको हम किसी सूरत में हम नहीं मानते, तो वहां पे पाकिस्तान भी मौजूद है। एक तरफ फादरलैंड है, एक तरफ मदरलैंड है जिसने ये फैसला किया कि वो डिफेंस पैक्ट करेगी। अब उसकी कैपेसिटी जरा चेक करें। अभी उनके एक तेजस जो जहाज है उसका एक वाकया रनवे पे आपने देखा क्या कुछ हुआ, बड़ा उनको मान था, उनका एक तेजस तैयारा है, तो वो उसकी कंपनी तो ये कह रही है कि जी वो बस थोड़ा सा मसला था, वो हल हो जाएगा, बस थोड़ा सा नुकसान हुआ है। 30 एयरक्राफ्ट जो है उनके 30 जो जंगी तैयारे हैं तेजस, उसको ग्राउंड करना पड़ा है हिंदुस्तान को। फिर आपने इसी तेजस को दुबई एयर शो में भी देख लिया, क्या हुआ वहां पे, लोगों ने बड़ी मीम्स बनाई कि पता नहीं वो लीक हो रहा है कि क्या कुछ हो। फिर इनका एक और मैक 21 को फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया, इन्होंने उस तैयारे को भी लैंड किया, यानी जो इन्होंने रूस से लिया था। हाँ। वो रूस के तैयारे जो है इतने इनके पायलट्स उसमें मारे गए और जहाज इनके तबाह हुए कि दुनिया की तारीख में भारत से ज्यादा मतलब एयर लॉस किसी का भी नहीं हुआ, यानी इतने जहाज कभी तबाह नहीं हुए, ना इतने पायलट्स मारे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप 10 मई को देख लें, ये वो 10 मई वाले हैं जो आज बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं? सऊदी अरेबिया में, और हरीमैन शरीफैन की जो हुर्मत है उसके लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। और फिर ये उनके साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं जिनको हमने 1 घंटे के अंदर इतनी धूल चटाई कि आप हैरान हो जाएंगी कि इनका कम्युनिकेशन, फिर इनका ग्रिड स्टेशन, फिर इनका लॉकडाउन, फिर हमारी मल्टी डोमेन हमारा ऑपरेशन। तो उसने तो हमसे 5 बड़ी ताकत, जो 5 गुना खुद को बड़ी ताकत कहता है, उसको हमने धूल चटाई और यूएई गया उसके पास जाकर के जी हमारे साथ डिफेंस आप पैक्ट करें। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही गलत फैसला है, बजाय कि जब ये वज़राए खारजा, खलीजी वज़राए खारजा का एक इजलास हुआ था अभी हालिया, मेरे ख्याल में 3-4 हफ्ते ही गुजरे होंगे, मुझे तारीख याद नहीं है, तो इसमें एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया जिन्होंने इजराइल पर बात की कि इजराइल जो है वो गजा में गलत कर रहा है, या इजराइल की रियासत के हवाले से उन्होंने जो बड़ा अपनाया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि यूएई ये कहता, ये खलीजी ममालिक ये कहते हैं कि हमें किसी की दिफा की जरूरत नहीं है, हम अपना दिफा खुद करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऑयल है, और आपको पता है ये फॉसिल फ्यूल या क्रूड ऑयल की जो हेजमनी है, तो ये आपको क्या लगता है? अब यूएई समझता है कि मैं ओपेक से दूर हो गया, मैं ज्यादा तेल निकालने लगा हूं, तो ज्यादा तेल निकालने से क्या फायदा हुआ? वेनेजुएला में तेल कम था, कम तेल निकाल रहे थे, आखिर में अमेरिका ने तेल निकाल दिया उनका। तो मैं ये समझता हूं कि हमें माजी से सीखना चाहिए, और हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारी ये ख्वाहिश है। बिल्कुल। और सजाद साहब, जो आपने बात की कि डेफिनेटली अब जिस तरह से यूएई ने अब तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया है इंडिया को, और जिस तरह से हमने अभी ये भी देखा कि $3 अरब का जो ऑयल है वो भी रिजर्व रखा है भारत के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूएई ने अब न्यू प्लान जो है वो भी लॉन्च किया, और उस प्लान के मुताबिक ये है कि अब अपना हुर्मुज़ को जो है
एक्सचेंज या रिप्लेस करने की जो ज़रूरत है वो पेश आ चुकी है। कोकब साहब, इसके ऊपर आप रोशनी डालिएगा। एक तो ये जो 3 अरब का ऑयल रिजर्व रखा है भारत के लिए, इस पर क्या कहेंगे? दूसरे से ये जो यूएई ने न्यू प्लान लॉन्च किया है, इस हवाले से पहले भी हमारे पास खबरें मौजूद थी कि वो ये चाहता था कि एक न्यू पाइपलाइन जो है वो बनाई जाए, जहाँ से आपने हुर्मुज़ की जो ज़रूरत है उसको ख़त्म कर लिया जाए और ईजीली एक्सेस दी जाए तमाम तर जो ऑयल की जिस तरह से उसको आगे पहुँचाना है। सो क्या कहेंगे, ये जो रिप्लेसमेंट के हवाले से जो चीज़ें ज़ेर गौर है, क्या इस हवाले से दुनिया भी टिल्ट होगी? क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अब नए हुर्मुज़ को बंद करके पूरी दुनिया की इकॉनमी को एक तरह से बंद किया है, सो क्या कहेंगे इस प्लान के ऊपर, क्या उसको सक्सेस हासिल होगी या नहीं? देखिए, जहां तक उनका जो भारत के साथ जो तिजारती उनके मुआहदे हैं या एनर्जी से रिलेटेड चीजें हैं, तो ठीक है, वो तो दुनिया में इस तरह से चलते रहना चाहिए, लोगों ममालिक को एक दूसरे से तावन करते रहना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और जहां तक आपने मुतबादिल उसकी बात की, आबना हुर्मुज़ की, और ये बात बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के वजीर आज़म है वो भी पहले कह चुके हैं, तो जाहिर है हमें इसमें भी बिल्कुल कोई ताज्जुब नहीं है इस वक्त जिस तरह से वो उनकी पैरवी कर रहा है यूएई, इजराइल की और भारत की। तो इन दोनों जो आपने जिन चीजों की निशानदेही की, ये एन जो यूएई की इस वक्त की पॉलिसी है उससे बिल्कुल इन सिंक है कि वो पूरी तरह से इस तरफ उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जो उन्होंने रास्ता अपनाया है, क्या ये एक दानिशमंदी है या गैर दानिशमंदी है, हिकमत है या बेवकूफ़ी है? जाहिर है अब तक तो ये नजर आ रहा है कि यूएई के तमाम तर फैसले जो हैं वो बैकफायर कर रहे हैं, उन्होंने कोई अभी तक इसमें अकम्प्लिश नहीं किया। जो उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीलियां की गुज़िश्ता बरसों में, वो उनके मफाद में नहीं गई। उन्होंने अपने जो देरीना दोस्त थे, देरीना एलाइज थे, उनसे वो बहुत हद तक महरूम हुए, उन्होंने मखासमत बढ़ाई। अभी भी मेरा ख्याल है कोर्स करेक्शन हो सकती है। मखासमत कोई भी, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी कि जब अमेरिका और चीन जैसे ममालिक, यानी जिनकी इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, इतनी डिफेंस स्ट्रेंथ है, जब वो मखासमत के रास्ता तर्क करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यूएई हो या इंडिया हो या इवन ईरान हो या पाकिस्तान हो, कोई भी, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक उमूमी बात कर रहा हूं कि मखासमत का रास्ता किसी को सूट नहीं करता। जब इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को सूट नहीं करता, तो जो बाकी ममालिक हैं उन्हें कैसे सूट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सर, अब हम आ जाते हैं क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक और अहम डेवलपमेंट जो कि हम देख रहे हैं कि इस सऊदी अरब के अंदर एक जो अदम जारियत के हवाले से एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होने जा रहा है, उस हवाले से सब हिमायत पे कर रहे हैं कि ईरान के हवाले से। सर, ये हमने 1970 में जो उस वक्त भी ये सूरत हाल देखी थी, और उसकी एग्जाम्पल अगर हम 1975 में देखें तो भी मिलती है कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आगे मज़ीद जो कशीदगी है उसको ना बढ़ाने के हवाले से। सर, इस इनिशिएटिव को, इस डेवलपमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? फिर हम सज्जाद साहब आपके ऊपर भी आएंगे और इस पर पॉइंट लेंगे। देखिए, बहुत जरूरी है, हमें तारीख से सीखना चाहिए। यूरोप आज दुनिया का खुशहाल तरीन खित्ता है, ज़ाहिर है अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका भी है, लेकिन यहाँ पे ममालिक की तादाद बहुत कम है, 50 से ज्यादा ममालिक हैं। सदियों तक, मतलब मैं हम कोई बरसों या दिहाइयों की बात नहीं कर रहे, सदियों तक वो खित्ता जंग की लपेट में रहा, हमले होते रहे, जंगें होती रही, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, सब कुछ होता रहा। उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि नो, इट्स नॉट गुड, नॉन एग्रेशन, कोई एक दूसरे के खिलाफ जारियत नहीं करेगा, हम मिलकर रहेंगे, जिसे कहते हैं बकाए बाहमी या को एग्जिस्टेंस की जो बात है, वो उनको बात समझ में आ गई सदियों के तजुर्बे के बाद। देखिए, अगर तवा गर्म है तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर बैठ के आप फिर कहें कि हाँ हाँ जी गर्म है। आपको देख के नजर आ जाना चाहिए कि जी ये गर्म है। एक रास्ता जो खतरनाक है, पुरखतर है, जंगें हैं, मखासमत है, साजिशें हैं, रेशादवानियां हैं, ये दुनिया को नुकसान पहुंचाती हैं। यूरोप ने सीख लिया, वहां खुशहाली आ गई। अब जो उनकी तवानाइयां हैं, जो उनके वसाइल हैं, वो उनकी अवाम की फलाह पर खर्च होते हैं। ये ममालिक जो इस वक्त जंगों में फंसे हुए, यहां से लोग अपनी जिंदगियां खतरे में डाल डालकर उन ममालिक में क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि वहां अवाम की फलाह है, वहां का जो उनकी जो वसाइल हैं, जो उनकी तवानाइयां हैं, जो उनकी जहानत है, जो उनकी जो इंजीनियरिटी है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो अपनी अवाम की फलाह पर लग रही है। और देखिए, दुनिया को इस रास्ते पर आना पड़ेगा, ये बहुत खुश आइंद है और तमाम ममालिक को इसका हिस्सा बनना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि ये जो दिफाई मुआहदे का एक फैशन, एक ट्रेंड शुरू हो गया है, मैं हरगिज इसे सपोर्ट नहीं करता। मैं चाहता हूं कि नॉन एग्रेशन पैक्ट्स हो, जिसकी आपने बात की। मैं चाहता हूं माशी मुआहदे हो, एक दूसरे के माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए,
मिलके अगर हमारे मुआशी मफादात मुंसलिक हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बिज़ाहिर है हम ठीक करने है से पहले सर, पॉइंट सोचेंगे। आपका आ गया है कि इस तरह के जो मुआहदे हैं वो डेफिनेटली आगे चल के भी अमन का ही बायस बनते हैं। सज्जाद साहब क्या कहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से? देखिए, बड़ी अच्छी बात की मैं क्योंकि कोकब साहब की रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ, बड़े शाइस्ता शगुफ्ता अंदाज से गुफ्तगू करते हैं और अपना मैसेज भी कन्वे कर देते हैं, तो वो मैंने बड़ी शुक्रिया हंसी अपनी मुश्किल से कंट्रोल की। उन्होंने वो तवे वाली एक मिसाल जो दी है ना कि पहले तवे को जरा चेक कर लेना चाहिए कि बैठने से पहले कि यार वो गर्म है या नहीं है। बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना का आप एग्जाम्पल ले लें कि वर्ल्ड वाइड जो है चाइना ने एक मेथड अडॉप्ट किया, इकोनॉमिक मेथड और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और कॉरिडोर्स। और आज देखें आप चाइना को विद इन 15 ईयर्स जो है वो चाइना आज कहाँ पहुंच चुका है। चाइना की आप टेक्नोलॉजी की बात करें, इवन के हमारे पड़ोसियों के उनके रिपोर्ट जो है वो कॉपी करके जो है वो अपने AI समिट्स में जो है वो दिखाने पड़ते हैं और वो भी मेड इन चाइना होते हैं। तो चाइना जो है वो इस वक्त, कि चाइना के तो वैसे भी बहुत चर्चे हैं, आप देखें कि चाइना के जो हमारे साथ म्यूचुअल या हमारी जो इकट्ठी मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें JF-17 थंडर है, फिर उनके अपने J-10C का आप इस वक्त जो है रेटिंग देख लें। चाइना हर लिहाज से, क्योंकि चाइना ने एक ही मॉडल अडॉप्ट किया है, वो इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया है। डिफेंस पैक्ट से नो डाउट बिल्कुल कुछ नहीं होता है। माजी में सफबंदियां हुई, माजी में ये सब कुछ हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को सीखना था, लेकिन एक दो बदमस्त हाथी हैं, वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। उन्हें वक्त के साथ इस बात का तदारुक होगा। सर आपको लग रहा है सज्जाद साहब के वो जो हाथी है वो कंट्रोल हो जाएंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं होंगे डेफिनेटली। देखिए, जब सर टकराएगा या माथा जो है वो पहाड़ से टकराएगा तो लग पता जाएगा कि इन चीजों से कुछ नहीं होना। वो कि एक नेचुरल फिनोमिना है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए, आप अपनी अपीयरेंस या अपना वजूद जो है उसको मनवाने के लिए हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ के माशी होते हैं और कुछ के ये इस तरह के बदमस्त हाथियों की तरह चढ़ दौड़ने वाले होते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जरूरी है कि सऊदी अरेबिया जिस तरह तेहरान और मैं समझता हूं कि रियाज के दरमियान एक अच्छा आगाज हुआ है, इसको मजीद आगे बढ़ना चाहिए। और हमेशा से बरादर इस्लामी ममालिक की जो चपकलिशें हैं या जो फॉल्ट लाइंस हैं या कमजोरियां हैं, उससे हमेशा वेस्ट ने फायदा उठाया। तो बेनिफिशरी जो है वो ये रीजन होना चाहिए, ना कि इस ओवरऑल जो स्ट्रगल है उसका बेनिफिशरी जो है या रिसोर्सेज का बेनिफिशरी जो है वो वेस्ट या यूरोप हो। ठीक है, सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और सर बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त हमें दिया। कोकब फरशूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली नाज़रीन, आज की सारी डिस्कशन से हमने भी यही आगाज़ किया कि जो डिफेंस पैक्ट हैं उनसे निकल के जो इकनॉमिक मॉडल्स हैं उनकी तरफ आना चाहिए और यही कामयाबी का राज है। चूँकि इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया वो इकॉनमी है, और उस हवाले से कोई ना कोई इकदाम काविशें जो है वो करने की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।